नमस्कार, निर्धार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे महादेव सट्टा ऐप मामले की, जहां लोकसभा चुनाव से पहले महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इससे प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव से लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया है। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बघेल समेत ऐप प्रवर्तकों रवि उत्पल, सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी और अनिल कुमार अग्रवाल और 14 अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप को लेकर मामला दर्ज किया गया है। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब ईडी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने ऐप प्रमोटरों से तथा कथित रूप से करोड़ों रुपए अर्जित किए हैं। घटना सामने आने के बाद महादेव ऐप के मालिक को भी मनी लॉन्ड्रिंग हिरासत में ले लिया गया। ईओडब्ल्यू की ओर से कहा गया है कि ईडी मामले की जांच कर रही है और राज्य की आर्थिक अपराध शाखा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर 4 मार्च को यहां ईओडब्ल्यू पुलिस थाने में बघेल और अन्य के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की जाएगी। लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। देखिए, ये जो महादेव ऐप के मामले में एफआईआर हुई है, आप सबको पता है कि कब से इसकी जांच चल रही थी। लगभग 2 साल हो गए इसकी जांच करते, इसलिए ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है और न ही राजनीति इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के साथ जो अन्याय हुआ है और जो अपराध हुए हैं, उसकी ये परिणति है। महादेव ऐप से जुड़े धन शोधन मामले की जांच कर रहे प्रवर्धन विदेशालय ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि उसकी जांच में छत्तीसगढ़ के विभिन्न उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों की संलिप्तता सामने आई है। महादेव ऐप के 2 मुख्य प्रवर्तक छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। ईडी के अनुसार इस मामले में अपराध से अर्जित अनुमानित आय करीब 6000 करोड़ रुपए है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में एफआईआर में नाम जोड़े जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एफआईआर की तकनीकी पहलुओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा, एफआईआर विशुद्ध रूप से राजनीतिक से प्रेरित है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी ने मान लिया है कि वह राजनांदगांव सीट से हार रही है, इसलिए राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उनका नाम डाला गया है। नहीं, जो कार्रवाई करना करें। मतलब सवाल इस बात का है, जब आपके जो एफआईआर हुआ है उसमें मेरा नाम नहीं है, उसमें नेतागण अधिकारीगण, जब एफआईआर में मेरा नाम है तो अधिकारीगण का भी नाम आना चाहिए था। और जब इसमें अधिकारियों के भी नाम नहीं डाले हैं सूची में, तो मेरा भी नाम नहीं होना था। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि केवल मुझे टारगेट करके मुझे बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और ईडी इसमें जांच कर चुके हैं, उसके बाद ईओडब्ल्यू दे रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि ईडी इतने दिन तक जांच करती रही, पूरे खंगाल चुके, कहीं कुछ नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ सकता है। दरअसल शनिवार को चुनाव आयोग ने इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता पर एफआईआर से कांग्रेस की मुसीबत बढ़ सकती है।
तो कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपने भूपेश बघेल को सुना, उनका कहना है कि अगर एफआईआर में मेरा नाम है तो वास्तव में अधिकारियों के नाम भी होने चाहिए, अगर अधिकारियों के नाम नहीं है तो मेरा नाम आने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। साथ ही साथ भूपेश बघेल ने यह भी सवाल उठाए हैं कि ईडी जब सारी चीजें संभाल चुकी है तो ईडी जब सारी चीजें खंगाल चुकी है तो अब ईओडब्ल्यू को जांच देना, उसका एफआईआर कराना वास्तव में सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। ये तमाम बातें हैं जिनको विपक्ष यानी कि भूपेश बघेल की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन महादेव सट्टा ऐप के मामले में लगातार जांच चल रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि वास्तव में जांच हो रही है, ये किसी को बदनाम करने की साजिश नहीं है। ये जो भी है वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है, जांच हो रही है, जांच के प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अनुरूप अगर जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम आ रहा है तो वास्तव में यह नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। नहीं यह बदनाम करने की साजिश है, नहीं कुछ और है, नहीं राजनीतिक रूप से यह नाम डाला गया है। वास्तव में ये अपराध जो हुए हैं उसके खिलाफ किया गया कार्य है, जो जांच का एक हिस्सा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जैसे हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। एहतराम साहू जी, प्रवक्ता बीजेपी, और गणेश कुमार द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे एहतराम साहू जी से, प्रवक्ता बीजेपी। सवाल यहां पर यह है कि अब एफआईआर दर्ज की गई है महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ। भूपेश बघेल जी ने कहा है कि अगर मेरा नाम एफआईआर में है तो अधिकारियों के नाम भी होने चाहिए, अगर अधिकारियों के नाम नहीं है तो इसका मतलब मुझे बदनाम करने के लिए ये राजनीतिक प्रक्रिया के तहत, एक साजिश के तहत नाम डाला गया है। क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देवेंद्र जी, जनता द्वारा चुना गया कोई भी नेता हो, राजनेता हो, किसी कार्रवाई को रोकने के लिए अगर कोई पैसा लेता है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होती है और यह कार्रवाई ईओडब्ल्यू एसीबी जांच करती है। और देखिए, कोई सस्पेक्ट हो या कोई अभियुक्त हो, जांच एजेंसी की कार्रवाई नियमित प्रक्रिया है और ये कानून का हिस्सा है। किसी के कद या किसी के पद के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और न ही इसका कोई राजनीतिक अर्थ है। जांच एजेंसियां अपना काम निष्पक्ष रूप से करती है और जांच एजेंसियों के लिए नहीं, पार्टी मायने नहीं रखता। जांच एजेंसियों पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। एहतराम साहू जी, जांच एजेंसियों पर आरोप लगाने की बात एक अलग है, लेकिन सवाल यहां पर यह है, सीएम जो पूर्व सीएम है भूपेश बघेल, उनका कहना है कि अगर हमारा नाम आया है यानी भूपेश बघेल का नाम आया है तो अधिकारियों के नाम भी आने चाहिए। देखिए, जो एफआईआर हुआ है उसमें लगभग 20 लोगों का नाम है और जो इस जांच में, उन जांच एजेंसियों के जांच में जिनके ऊपर सस्पेक्ट पाया गया है उनके नाम ही तो एफआईआर होगी, किसी के नाम में एफआईआर थोड़ी कर देगी। और देवेंद्र जी, आपको भी मालूम है, ये महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी क्योंकि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच आईपीसी की धारा के तहत नहीं की जा सकती, इसीलिए तो जांच एजेंसियां को आना पड़ा और सारे चीज दर परत घुस रहे हैं और जितने भी साक्ष्य उनको मिल रहे हैं उन साक्ष्यों के
जिनके नाम आ रहे हैं उनके हाँ, ऊपर आप FIR कहना कर क्या रहे हैं। चाह रहे हैं साहू साहब? आप कहना ये चाह रहे हैं, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, कि जो सस्पेक्ट हैं अधिकारी नहीं है क्या? नहीं, इसीलिए तो देवेंद्र जी मैं पहले ही कहा 20 लगभग 20 लोगों के नाम उसमें है। नहीं 20 लोगों के नाम है तो उसमें अधिकारियों के नाम नहीं है। उसमें नाम है, 1-2 नाम है, 20 नाम है उनके। अगर और नाम बढ़ेंगे और उनके ऊपर जांच हो रही है और नाम बढ़ेंगे तो और उनके ऊपर FIR होगा। नहीं, एक मुख्यमंत्री अगर किसी अपराध में संलिप्त पाया जाता है, पैसे का जो है दुरुपयोग या भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो वास्तव में उसके साथ उसके अधिकारी तो होते ही है ना, या डायरेक्ट पैसे की लेन देन खुद मुख्यमंत्री करता है? देखिए, एक जांच एजेंसियां इस बात को कर रही है, कुरियर के माध्यम से पैसा गया है उसकी भी जांच हो रही है। और जो क्या बोलते हैं, हमें आप ये समझाइए कि अधिकारियों के नाम है कि नहीं है? उन्हीं तथ्यों और साक्ष्यों के ऊपर जिनके ऊपर FIR होना है वो एजेंसियां तय करेंगी देवेंद्र जी, हम नहीं तय करेंगे। बिल्कुल एजेंसियां ही तय करेंगी, लेकिन सरकार में आप हैं तो जवाब आपको देना होगा नहीं कि अगर जो नहीं तो आप पूछिए ना एजेंसी से, पूछिए कि सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर ही क्यों FIR दर्ज हुई, क्या अधिकारी उसमें संलिप्त नहीं थे? आप सरकार में है, आप पूछिए, पूछेंगे? जो साक्ष्य और तथ्य सामने आए हैं उन्हीं के आधार पर उनके ऊपर FIR होगी। चलिए, तो ठीक है। अगर उस FIR के उसमें नहीं है तो उनके ऊपर कैसे FIR होगी? चलिए, ठीक है। गंगेश कुमार द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो FIR पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ऊपर किया गया है, वास्तव में क्या कोई सीएम डायरेक्ट किसी अपराध का अपराधी हो सकता है? क्या उसके साथ जो काम करने वाले अधिकारी हैं वो अपराधी नहीं होते हैं? जो FIR दर्ज की गई है, क्या वो FIR जो है वो अधिकारियों के ऊपर नहीं की गई है, सिर्फ पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ऊपर की गई है एजेंसी द्वारा? ये तमाम सवाल हैं, ये 3 सवाल हैं, इनका हम जवाब आपसे चाहेंगे। बात कर रहे हैं उन्होंने और FIR दर्ज की। अभी जो भूपेश बघेल जी का नाम जुड़ा है जो सीएम का, उसमें ये बात आई है कि जो एक्यूज जिनके पास से 508 करोड़ में बरामद हुए थे, उनके बयान में ये बात आई है कि वो लोग ये पैसे अपने राज्य प्रोटेक्शन मनी के रूप में लगातार कैसे आ रहे हैं। तो प्रोटेक्शन मनी किसको देते थे, अपने ऊपर डायरेक्ट नाम तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये कहा कि वो मुख्यमंत्री तक कर सकता था। तो उसके बयान के आधार पर, असीम दास के बयान के आधार पर और शुभम सोनी बीच में एक वीडियो जारी की, उनके बयान के आधार पर जब स्थानीय एजेंसी ने जब जांच शुरू की, EOW को जब ये केस सौंपा गया, उन्होंने उन सब एजेंसी के सब गवाहों के और एक्यूज के बयान के आधार पर ये एक नाम और जोड़ा है। इसे भूपेश बघेल अकेले नहीं, भूपेश बघेल का नाम जुड़ा है। पहली बात, भूपेश बघेल सहित 21 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज और उसके इस मामले की जांच जारी है। तो कहीं ना कहीं साक्ष्य मिले हैं, उसकी बातों में बयान में चीजें आई तो FIR दर्ज हुआ है। और ये कैसे संभव हो सकता है कि एक हाउस का यूनिवर्सिटी, वहां के अधिकारी, उनके राजनीतिक सलाहकार से भी बात आई थी, राजनीतिक सलाहकार को भी इनकी उठाने लगी थी, उनसे पूछताछ की थी, उन्होंने इन्हीं पर डकैती का आरोप लगाया था। ये सब घटनाक्रम चुनाव के पहले लगातार चले हैं, विधानसभा चुनाव में। तो ये सब चीजें कैसे संभाली बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के? अगर इतना सब कुछ हो रहा है उनके मुख्यमंत्री आवास और उनके जुड़े लोगों के साथ, मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों के साथ, तो उसमें मुख्यमंत्री की अनभिज्ञता में निश्चित तौर पर कैसे उसकी अनभिज्ञता? जी, मुख्यमंत्री की अनभिज्ञता नहीं होगी, लेकिन क्या अधिकारी की अनभिज्ञता में हो रहा होगा? अधिकारी भी एक दूसरे से, अधिकारी तो उसमें उनका तो नाम है, ईडी की रिपोर्ट में भी नाम है, अधिकारी अनभिज्ञ कैसे हो सकते हैं? उनके संरक्षण में होने का आरोप लगाया जा रहा है। तो ये माना जाए कि भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं कि अधिकारियों के नाम नहीं है? अभी तो प्रारंभिक बातचीत में तो निश्चित तौर पर जो जांच पूरी हुई इसके वो आरोप लगा सकते हैं, राजनीतिक व्यक्तियों कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एजेंसियां जो जांच कर रही है तथ्य के आधार पर, प्रमाण के नाम की जांच कर रही है।
जी उस पे नाम बहुत सारे लोग हैं। जी जी बिल्कुल 30 लोगों के नाम हैं। जी, वो ठीक है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अधिकारियों के नाम हैं कि नहीं हैं, क्योंकि भूपेश बघेल ने खुद अगर जो ये सीधे बात कही है कि अधिकारी के नाम नहीं है उनमें, तो अधिकारी के नाम नहीं है तो नहीं, या तो भूपेश बघेल झूठ बोल रहे होंगे, लोगों को, जनता को भ्रम में डाल रहे होंगे, नहीं तो ये जो ईडी की कार्रवाई ये जो कराई जा रही है या की जा रही है ईडी की तरफ से या की तरफ से की जा रही है, एक सेकंड जो कल ये उसके तो एक कॉपी देख के आपको जी बता दें। ये कितने लोग के नाम है, एक सेकंड लगे मुझे, उसमें 6वें नंबर पे इनका नाम है और उस एफआईआर में ठीक है, हम कांग्रेस प्रवक्ता से ही पूछ लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता विष्णु सिंह देव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी विष्णु सिंह देव जी, सवाल आपसे है कि भूपेश बघेल जी ने कहा है कि इस अपराध में डायरेक्ट मुख्यमंत्री के नाम है, अधिकारियों के नाम नहीं है, 21 लोगों में अधिकारियों के नाम नहीं है। क्या भूपेश बघेल जी झूठ बोल रहे हैं? सीधा भाजपा का इलेक्शन डिजाइनर हो गया है हिंदुस्तान भर के अंदर। ये वही ईडी है जिसने चिंतामणि जी के ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन जैसे ही चिंतामणि जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है तो चिंतामणि जी अपने पुराने दोषों से पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं। इससे पहले हम लोग बात करते हैं नारायण राणे जी के संबंध में, असम के मुख्यमंत्री जी के संबंध में और अशोक चौहान जी के संबंध में। कई लोगों के ऊपर ईडी ने आरोप लगाए, लेकिन इन लोगों ने अपना पार्टी का परिवर्तन कर लिया। ये जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग मशीन में चले जाते हैं, उसके बाद इन लोगों के ऊपर जो सारे आरोप जो पुराने लगे होते हैं, उन आरोपों से इन्हें मुक्त कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ईडी वो आरोपों से मुक्त होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमारा विषय नहीं है, हमारा सवाल यह ही नहीं है। भूपेश बघेल जी की हम आप कहिए तो आपको बाइट सुनवाएं। भूपेश बघेल जी ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट मेरा नाम है और इसमें अधिकारियों के नाम नहीं है। ये जो 21 एफआईआर में जो नाम आए हैं, 20-21 जो भी हों, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि अधिकारियों के नाम है या नहीं है? ये मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। जैसे भूपेश आप ये बता सकते हैं कि अधिकारियों के नाम है या नहीं है? विष्णु सिंह देव जी, आप हमें ये बता सकते हैं कि इसमें अधिकारियों के नाम है या नहीं है? नहीं, उसमें एक जो ब्रैकेट लिखा हुआ है उसमें राजनेताओं के नाम राजनेता लिखे हुए हैं, अधिकारी लिखे हुए हैं, उनके पीए लिखे हुए हैं, प्रभावशाली लोग लिखे हुए हैं, लेकिन एफआईआर सिर्फ भूपेश बघेल जी के नाम से होता है, उन अधिकारियों के नाम से एफआईआर नहीं होता है। निश्चित रूप से मैं बोलना चाहूंगा कि उसमें अधिकारियों के नाम नहीं है। सिर्फ गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करके राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभावित कराने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। ये पूरी चलिए ठीक है वरिष्ठ, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से सर। जी सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि 20वें नंबर पे जो 21 एजेंसी के नाम है इसमें 20वें नंबर में ये लिखा है कि संबंधित ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारीगण और एसपीगण, उनके नाम भले नहीं दिए हैं लेकिन उन सबको इसमें शामिल किया गया है। मतलब इसका मतलब है जो सारे लोग इसमें भी जो ईडी के चार्जशीट में रहे होंगे वो सारे लोग इसमें भी शामिल माने जाएंगे। इसमें नाम अलग से नहीं लिखा है लेकिन सारे तो संबंधित ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अब हम पुनः विष्णु सिंह देव जी के पास आना चाहेंगे, पुनः विष्णु देव सिंह जी के पास आना चाहेंगे। संबंधित ब्यूरोक्रेट्स का क्या मतलब होता है सर? क्या भूपेश मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल जी को यह पता नहीं था? इस तरह के बयान दिए हैं, क्यों दिए हैं? जनता मूर्ख है? उनका बयान बिल्कुल सही है, उनका बयान बिल्कुल सही है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक एफआईआर कराया गया है और ब्यूरोक्रेट्स तो नाम आप दर्ज करिए ना, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए। पिछले 4 महीनों से उस समय जो ब्यूरोक्रेट्स होगा उस पद पर लोग देश में राज कर रहे हैं, वो देख करके उसके नाम अपने आप एफआईआर हो जाएगा करिएगा। और जो ब्यूरोक्रेट्स वहां पर होगा उनके समय में जो पदभार ग्रहण किया होगा। पहले कार्यवाही कांग्रेस की सरकार ने ही छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू की थी। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार ने ही 72 एफआईआर कराए थे, 450 से अधिक गिरफ्तारियां हुई थी। देश भर के अनेक कोनों में जा करके हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस और छत्तीसगढ़ की पुलिस की आपस में टकराव की भी स्थिति देखने को मिली थी। तो छत्तीसगढ़ की ही वो सरकार है जो सबसे पहले महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई करने की शुरुआत की थी। तो निश्चित रूप से एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ के चुनाव को प्रभावित करने के लिए चुनाव से ऐन वक्त पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर निराधार आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव में इसका लाभ लेना चाहती है। चलिए, एहतराम साहू जी,
एहतराम साहू जी। अभी कांग्रेस प्रवक्ता विष्णुदेव जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने एफआईआर कराई थी। अब छत्तीसगढ़ पुलिस के एफआईआर की आगे कार्रवाई के लिए ही ईडी आई है। मनी लॉन्ड्रिंग का जब मामला आता है तो आईपीसी की धारा में मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि एफआईआर हुआ, एफआईआर होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की बात आई, तब तो ईडी सामने आई, ईओडब्ल्यू और एसीबी के द्वारा कार्रवाई की गई। मनी लॉन्ड्रिंग की जब जांच होती है इन्हीं के माध्यम से होती है, स्थानीय पुलिस नहीं कर सकती। जो अन्य राज्यों में जा करके छापामारी की, उसमें जो बातें सामने आई उन्हीं तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई आगे बढ़ी है। और ये जो कार्रवाई अभी वो प्रक्रिया है एहतराम साहू जी, वो प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया के अनुरूप होगा, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का नाम है, नाम नहीं है, सिर्फ ये लिखा गया है पुलिस अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स इससे संबंधित। उन विष्णु सिंह देव जी का कहना है कि उनके जैसे भूपेश बघेल जी के नाम है उस तरह से सभी ब्यूरोक्रेट्स के नाम होने चाहिए, पुलिस अधिकारी के नाम होने चाहिए थे, ये नहीं है। देखिए जी, जो जांच कर रहे हैं, उन जांच में साक्ष्यों तथ्यों के आधार पर जिनके नाम आए, किसी भी के बेगुनाह के नाम कैसे ला सकते हैं? साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर नाम आए हैं, अभी जांच कर रही, जांच हो सकता है नाम आगे भी आ जाए, अभी तो और कई नाम आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बता रहे हैं। और यह भूपेश बघेल जी के चुनाव को मद्देनजर यह कार्रवाई नहीं है, कार्रवाई तो 6 महीना पहले से चल रहा है, जांच चल रही थी, जांच में तथ्य और साक्ष्य जिस हिसाब से मिले उस हिसाब से जिसके नाम पे कार्रवाई 6 महीना पहले से नहीं चल रहा है सर, कार्रवाई 2022 से चल रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, और अनेक कार्रवाई की जा चुकी है। 1000 से अधिक खाते हमने सील किए थे, 200 से अधिक एटीएम हमने जब्त किए थे, कई लोगों की इसके पहले गिरफ्तारियां हुई है, कईयों के अकाउंट हम कांग्रेस की सरकार रहते हुए छत्तीसगढ़ में की पुलिस ने सीज किया है। तो कार्रवाई आज से नहीं चल रही थी, कार्रवाई बहुत पहले से चल रही थी। ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो एफआईआर एक राजनीतिक एफआईआर है, इस विषय पे मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों ने कहा कि प्रोटेक्शन मनी लिया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, तो प्रोटेक्शन मनी का मतलब क्या होता है? आप प्रोटेक्शन मनी का मतलब ये होता है कि आप किसी से पैसा ले लो, बदले में आप उसका संरक्षण करो। तो कांग्रेस की सरकार ने कहाँ पे संरक्षण किया? कांग्रेस की सरकार ने तो बल्कि कार्रवाई की उन लोगों के ऊपर, और कांग्रेस की सरकार ने ही लोगों को वाकिफ कराया कि इस तरीके का एक बैटिंग ऐप छत्तीसगढ़ में चल रहा है, हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में अपना पैर पसार चुका है। कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल ने ही इस बात से हिंदुस्तान को वाकिफ कराया, और भूपेश बघेल ने ही कार्रवाई की इससे पहले। प्रोटेक्शन मनी तो वो होता है ना जो आप लोग फ्यूचर गेमिंग ऐप से ले रहे हो, 1360 करोड़ या 1364 करोड़ रुपए का चंदा फ्यूचर गेमिंग ऐप के ऊपर आप लोग पहले जांच बैठाते हो, चलिए ठीक, उसके बाद आप लोग गंगेश जी डर दिखा करके ईडी और आईटी का डंडा दिखा करके उनसे चंदा निकालने का काम आप लोग करते हो। प्रोटेक्शन मनी वो होता है। चलिए गंगेश कुमार द्विवेदी जी के पास हम जाना चाहेंगे। गंगेश कुमार द्विवेदी जी, आप ये संबंधित ब्यूरोक्रेट्स की बात आपने बताई कि जो भी लिखा हुआ है संबंधित ब्यूरोक्रेट्स और जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, तो ये तो क्लियर है कि जब उस समय जो अधिकारी, जो वहाँ पर ब्यूरोक्रेट होंगे, जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उनके नाम आ जाएंगे। अगर ये बातें वहाँ पर एफआईआर की कॉपी में दर्ज हैं तो वहाँ जांच होगी, और जैसे ही उस पद पर उस समय जो बना रहा होगा उसके नाम आ जाएंगे। ऐसे में भूपेश बघेल का यह कहना कि अधिकारियों के नाम नहीं है, सिर्फ मेरे नाम है, इससे क्या समझा जाए? देखिए, अभी एक एफआईआर दर्ज हुई है, कहाँ वो अपना ईओडब्ल्यू यानी जहाँ की जांच किसी ने जांच करना शुरू किया था, और इसके पहले ईडी ने इसमें जांच की है। ईडी ने 2 ऐसी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा के पूछताछ की, उनका छापे मारे। ईडी ने विनोद वर्मा जो राजनीतिक सलाहकार थे छापेमारी की, उनका कई सारी चीजें जब्त की, डॉक्यूमेंट जब्त किए, बहुत सारी सामग्री जब्त हुई। और इसी तरह एक एएसआई है वर्मा करके, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके साथ 4 लोग गिरफ्तारी हुई, तो पुलिस एएसआई और 4 अन्य लोग गिरफ्तारी हुई। तो इस तरह ईडी ने अपना सबूत उठाया, उसके बाद पे उन्होंने इनको दिया सबूत। अभी ये जांच करेंगे तो ये लोग हैं इनका नाम तो ऑलरेडी ईडी की जांच, मतलब ईडी के जांच में है। अब ये इनकी जब चार्जशीट बनेगी के बाद गुजरात तक चार्जशीट में सारे नाम स्पष्ट हो जाएंगे, सारे लोग के खिलाफ क्या सबूत मिले वो स्पष्ट हो जाएंगे। तो
इसके लिए जो है समय का इंतजार करना पड़ेगा। FIR में इसलिए मुझे लगता है एक तो क्योंकि आरोपी है, बाकी लोकसभा का समय चुनाव का समय है, तो एक ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा हुआ होगा मैनिपुलेशन, जो सांसद के रूप में खड़े हुए तो एक जरिया भी बन सकता है ये। लेकिन जांच एजेंसी स्वतंत्र है, राज्य सरकार का अधीन है अलग, लेकिन जांच एजेंसी अपना काम भी स्वतंत्र रूप से करती है और फिर FIR में नाम जोड़ना उनके लिए स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ भी भाजपा को मिल रहा है और कांग्रेस को भी उसका मौका तो मिल ही गया है आरोप लगाने का। जी बिल्कुल, मौका तो मिल गया है आरोप लगाने का, और अभी एक तो जांच की प्रक्रिया है, जांच चलती रहेगी, लेकिन समय समाप्ति की ओर है, इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के महादेव ऐप मामले में बुरे फंसे पुरुष, जांच में नाम तो आ गया, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इनका कहना है कि अधिकारियों के नाम नहीं है, लेकिन FIR में अगर यह देखा जा रहा है कि वास्तव में संबंधित ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अधिकारियों के नाम है, यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों के नाम है। अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मामला सामने आ जाएगा, लेकिन एक बात और है, चुनाव के समय में अगर ये नाम आता है तो वास्तव में अपने आप ही सियासत गर्म हो जाती है, और छत्तीसगढ़ में यही हुआ है। सियासत गर्म है, देखना है कि आरोप प्रत्यारोप कितना होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।